नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल प्लस पॉइंट पर। साथियों, हमने हिस्ट्री में जैन धर्म बौद्ध धर्म तक पढ़ लिया था और आज मैंने सोचा कि आपको उसके आगे महाजनपद तैयार करा दिया जाए और जिससे कि आप लोग एग्जाम में इसे अच्छे से टिक कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज का पहला पॉइंट है कि जनपद का शाब्दिक अर्थ है एक ऐसा भूखंड जहां कोई जन अपना पांव रखता है या बस जाता है। ठीक है, जहां कोई जन अपना पांव रखता है और बस जाता है। ये महाजनपद के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। 6वीं शताब्दी पूर्व तक आते आते छोटे छोटे जनपद महाजनपदों में तब्दील हो गए थे। ये जो छोटे छोटे जनपद फैले हुए थे तो 6वीं शताब्दी तक ये महाजनपद में तब्दील हो गए थे। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों का उल्लेख है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन से ग्रंथ में है। अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों का उल्लेख है। नेक्स्ट है, फिर आपसे इसमें प्रांतों की राजधानी पूछता है। आपको महाजनपद दिए रहेंगे, उनकी राजधानी आपसे पूछता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इनकी राजधानियां। पहला है कि अंग की राजधानी है चंपा, अश्मक की पाटन, अवंती की उज्जैनी, चेदी की शक्तिमती, गांधार की तक्षशिला, काशी की वाराणसी, कंबोज की है हाटक। आपसे एग्जाम में पूछेगा जरूर कि राजधानी का नाम दे देगा, सॉरी महाजनपद का नाम देगा और आपसे राजधानी जरूर पूछेगा, तो इसलिए आप इसे याद जरूर कर लें। फिर आपकी कौशल है। कौशल की राजधानी होती है श्रावस्ती। ठीक है, आप लोग इसे याद रखेंगे। कौशल की श्रावस्ती, कुरु की इंद्रप्रस्थ हो जाती है, मगध की गिरिव्रज, मल्ल की कुशिनारा, मत्स्य की विराटनगर, पांचाल की अहिच्छत्र, सूरसेन की मथुरा, बज्जी की वैशाली। इसे आप लोग याद रखेंगे। और बस की कौशाम्बी। ठीक है, आप लोग ऐसे कर लेंगे। बस कहाँ पे आती है? जो कौशाम्बी है गाजियाबाद में। बस बस तो ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो ये आपके महाजनपद हो जाते हैं। इसमें बस इतना ही काफी है आपके लिए। फिर नेक्स्ट है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट काल आता है वो है मौर्य काल। मैं आपको बता दूं ये सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी से लिए गए हैं, तो इन्हें आप अच्छे से बहुत ध्यान से समझ के पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासक थे पहले। इनका कार्यकाल है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। ठीक है, फिर इसके बाद बिंदुसार आते हैं 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। फिर सम्राट अशोक आते हैं 273 से 232 ईसा पूर्व। इसे आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिर नेक्स्ट है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। और अंतिम शासक कौन है? बृहद्रथ। इसे आप लोग याद रखेंगे। फिर ये पढ़ेंगे, चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं। इसका अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त। इसने अर्थशास्त्र की रचना की है ना। अर्थशास्त्र की रचना इन्होंने की है और इसे भारत के मैकियावेली भी कहते हैं। तो इसे आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य का नामकरण तो क्या क्या कहा गया है? स्ट्रैबो मैगस्थनीज, इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? सेंडोक्रेट्स। ठीक है, याद रखेंगे। और जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त कहा गया है, तो हम इसे याद रखेंगे। वर्ष 1837 में, नेक्स्ट पॉइंट है,
वर्ष 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सम्राट अशोक के शिलालेखों की जो अभिलेखों को पढ़ा, ठीक है, और अशोक का जो फिर नामकरण हुआ, ठीक है। जो नामकरण है ये आप पढ़ेंगे कि किस किस अभिलेख में इसका नाम क्या क्या है। इससे पहले का पॉइंट है कि 1837 में जेम्स प्रिंसेप जो थे, इन्होंने अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उनको अच्छे से पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अशोक का नामकरण। जो ये नामकरण है, इसका सम्राट अशोक का नाम हर अभिलेख में अलग अलग दिया गया है। तो इसमें मास्की, गुर्जरा, नेत्तु, उद्गोलम अभिलेख, इसमें क्या कहा गया है, अशोक कहा गया है। भाब्रू अभिलेख में प्रियदर्शी, ये प्रियदर्शी भी कहते हैं। फिर गिरनार अभिलेख, इसमें अशोक को अशोक मौर्य कहा गया है। भाब्रू अभिलेख में आपका कहा गया है प्रियदर्शी, और गिरनार अभिलेख में अशोक मौर्य। मास्की, गुर्जर, नेत्र और उद्गोलम, इसमें अशोक कहा गया है, ठीक है। आप लोग इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रशासन की जानकारी देता है। आपसे पूछेगा कि मौर्य प्रशासन की जानकारी कौन सा ग्रंथ देता है, तो वो है अर्थशास्त्र, ठीक है। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। किससे की जाती है, मैकियावेली के प्रिंस से। नेक्स्ट पॉइंट है, आता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से जो नंदवंश का अंतिम शासक था घनानंद, इसको पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो आपसे पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराकर मौर्य वंश की स्थापना की, तो वो घनानंद थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की जानकारी संगम ग्रंथ, अहनानरू और पुरुनानरू, इससे मिलती है। इसे आप याद रखेंगे। फिर आता है, सुदर्शन झील पर एक बांध बनवाया किसने, पुष्यगुप्त वैश्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे, प्रांतीय गवर्नर थे। इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स इंपोर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, तो इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन भिक्षु भद्रबाहु के शिष्यत्व प्राप्त कर लिया था। मतलब कहने का ये है कि अंतिम दिनों में ये जैन भिक्षु भद्रबाहु के शिष्य बन गए थे, और उन्हीं के पास इन्होंने अपना अंतिम समय गुजारा। श्रमण बेलगोला में ही इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका, फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है बिंदुसार। बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। क्या था, दुर्धरा, इन्हें आप याद रखेंगे। बिंदुसार की मंत्री विष्णुगुप्त तथा बाद में खलवाटक था। ये बिंदुसार का मंत्री था और खलवाटक था, ठीक है। बिंदुसार ने अपने बड़े भाई पुत्र सुसीम को तक्षशिला का, अशोक को उज्जैन का प्रांताध्यक्ष नियुक्त किया। जो बिंदुसार हैं उन्होंने अपने बड़े पुत्र सुसीम को तक्षशिला का और अशोक को उज्जैन का प्रांताध्यक्ष नियुक्त किया था, ठीक है। फिर अशोक के महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, ठीक है। इसमें हमने केवल वही लिए हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है। तो पहला अभिलेख है, इसमें जो कहा गया है जीव हत्या का इसमें निषेध किया गया है, मतलब विरोध किया गया है। चौथा जो अभिलेख शिलालेख है, इसमें भैरी घोष की जगह धम्म घोष त्याग इन्होंने अपनाया है। पांचवा महामात्रों की नियुक्ति की है। फिर नवा है सच्ची भेंट व शिष्टाचार। 11वां धम्म की व्याख्या। 13वां
कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात इसमें की गई है। और विदेशों में धम्म का प्रचार, इसमें ये बात कही गई है। कौन से शिलालेख में? 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट है, अशोक के दीर्घ शिलालेखों में 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है। कौन सा बड़ा है? 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है, इसे आप लोग याद रखेंगे। केंद्रीय प्रशासन के प्रत्येक विभाग का प्रमुख तीर्थ के नाम से जाना जाता था। जो मौर्य काल में डिपार्टमेंट होता था तो उसका जो हेड होता था उसे तीर्थ के नाम से जाना जाता था, जिसकी संख्या कितनी थी? 18 थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये रहा है कि 18 विभाग थे जो कि इम्पोर्टेंट थे। अब हम यहाँ कुछ विभाग पढ़ेंगे, कुछ तीर्थ पढ़ेंगे जो किसी विभाग के प्रमुख थे। यहाँ पर केवल हम इम्पोर्टेंट ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है प्रधानमंत्री, ये होता था पुरोहित। युवराज, ये राजा का उत्तराधिकारी होता था। समाहर्ता, ये राजस्व मंत्री होता था जो कलेक्शन करते थे। सन्निधाता, ये कोष के अध्यक्ष होते थे। सेनापति, ये सैन्य मंत्री होते थे। प्रदेष्टा, फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश, ये फौजदारी जो न्यायालय होता है उसके न्यायाधीश होते थे। आठविक, वन विभाग का प्रमुख होता था। नायक, सेना संचालक। और अंत्यपाल क्या है? ये जो हमारे बाउंड्रीज हैं प्रदेश की, उनकी देखभाल करने वाला। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट। मौर्य काल में प्रांत की सबसे बड़ी इकाई प्रांत थी। अशोक के अभिलेख में 5 प्रांतों की चर्चा की गई है। जो मौर्य काल में सबसे बड़ी इकाई क्या थी? प्रांत थी। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है इनके प्रांत और इनकी राजधानी। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, अवंती की उज्जैनी, दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी, प्राच्य का पाटलिपुत्र, कलिंग की कोसली। इसे आप लोग अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट है, मौर्य काल में राज की भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अशोक ने श्रीनगर तथा ललित पाटन, जिसे ललित पत्तन भी कहते हैं, ये नेपाल में है, तो इन नगरों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, सांची के स्तूप का निर्माण भी किसने कराया था? सम्राट अशोक ने, जिसे 1989 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट है, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त के प्रांतीय गवर्नर पुष्यगुप्त ने कराया था। ये पॉइंट हमने ऊपर पढ़ लिया है। सहवाजगढ़ी, नेक्स्ट पॉइंट, सहवाजगढ़ी और मानसेहरा, ये 2 ऐसे शिलालेख हैं जो खरोष्ठ लिपि में लिखित हैं। बाकी सभी कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है कलिंग युद्ध। ये कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में इसे हुआ था। इस युद्ध में भीषण रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और भविष्य में अहिंसा की नीति अपनाने की उसने ठान ली थी। मतलब ये था कि इसमें इन्होंने देखा कि लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और एक दूसरे पर अत्याचार कर रहे हैं, तो इनका जो हृदय था वो कांप गया। फिर इन्होंने ठान लिया कि हम कोई हिंसा नहीं करेंगे और हमेशा अहिंसा की नीति को अपनाएंगे। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, जो अशोक की रचनाएं हैं, जो उन्होंने लेख बनवाए, बड़े बड़े स्तंभ लिखे और बड़े लघु स्तंभ जो हैं, तो इनकी जो संख्या दी गई है इन्हें आप देख लें। बृहद शिलालेख कितने थे? 14 थे। स्तंभ लेख 13 और लघु स्तंभ 4। तो इसे आप लोग देख लेंगे। ठीक है, बृहद 14, स्तंभ लेख 13 और लघु स्तंभ 4। ठीक है, फिर नेक्स्ट है
मौर्य का राजकीय चिन्ह क्या था? तो मौर्य का राजकीय चिन्ह क्या था? मयूर था। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से देखेंगे। क्या था? मयूर। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 में कोडत्री पेंथलन ने की थी, जबकि 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने केवल पढ़ा था। अशोक का प्रधानमंत्री कौन था? राधागुप्त। इसे आप याद रखेंगे। और मौर्य काल में मुद्रा क्या होती थी? पर्ण। क्या कहते थे? पर्ण। और आज का लास्ट पॉइंट, एग्रोनेमई, ये होता था मार्ग निर्माण का अधिकारी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और मैंने पूरी कोशिश की है कि इसमें सारा मटेरियल एग्जाम ओरिएंटेड ही रखा है। एक एक लाइन एग्जाम ओरिएंटेड है। इसे आप लोग पढ़ना, रिवीजन करना अच्छे से, है ना। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना, जिससे हमें अच्छा लगे और हमें मोटिवेशन मिलता रहे, और हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स को आपके सामने लाते रहें। तो चलिए, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।